अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास चार तरीके होते हैं। कौन कौन सा तरीका होता है? एक होता है मेथड ऑफ एम्पिरिकल फिट, उससे अगला होता है हमारे पास हाफ लाइफ मेथड, फिर होता है डिफरेंशियल मेथड और आइसोलेशन मेथड। ये हमारे पास चार डिफरेंट तरह के मेथड हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए। अच्छा, तो पहला जो हमारा है वो है मेथड ऑफ एम्पिरिकल फिट। मेथड ऑफ एम्पिरिकल फिट में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास यहाँ पे दो सब मेथड्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सब मेथड आता है मेथड ऑफ एम्पिरिकल फिट में, वो है बाय पुटिंग द एक्सपेरिमेंटल सीरीज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एट डिफरेंट टाइम इंक्लूडिंग टी इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या करना है, हमने टी इज इक्वल टू जीरो से लेके हमने आगे आगे जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा, हमने वैल्यू ऑफ एक्स की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी ना, जो एक्स की वैल्यू आ रही होगी। अब एक्स क्या है बेसिकली यहाँ पे? एक्स हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकती है, एक्स हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसको हमने एक्स लिया है, हमने उसको टाइम के साथ मेजर करते जाना है, टाइम के साथ साथ मेजर करते जाना है। ठीक है, फिर वहाँ से हमने टाइम के साथ साथ जो हम एक्स की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, वहाँ से हमने निकाल लेना है के क्या होता है? रेट कॉन्स्टेंट। हमने रेट कॉन्स्टेंट निकाल लेना है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने अगर जो टाइम के साथ साथ के की वैल्यू निकाली है, अगर वो कांस्टेंट आई है हमारे पास, हर दफ़ा कांस्टेंट आई है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन, वहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमने देखा कि हमने जो अपने टाइम के साथ साथ एक्स की वैल्यू निकाली और उस टाइम और एक्स की वैल्यू से मैंने जो रेट कांस्टेंट निकाला, ठीक है, मतलब मैंने गिवन टाइम के साथ जो एक्स की वैल्यू आ रही थी उसके ज़रिए मैंने रेट कांस्टेंट निकाला और मैंने देखा कि हर बार मेरा रेट कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, तो वहाँ से मैंने पता लगा लिया कि मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। लेकिन अगर मेरी जो वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट नहीं आती, अगर मेरी वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट नहीं आती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ तो टाइम स्पान चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहली दफ़ा ले रहा था कि मैं टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू 5 तक ले रहा था, मेरी वैल्यू ऑफ एक्स कुछ आ रही थी। फिर एक दफ़ा मैं 5 से 10 में देखा, मेरी वैल्यू ऑफ एक्स कुछ आ रही थी। फिर मैंने 10 से 15 का देखा, तो मेरी वैल्यू ऑफ एक्स कुछ ना कुछ आ रही थी। फिर मैंने टाइम और एक्स को देखते हुए मैंने क्या निकाला? मैंने के रेट कॉन्स्टेंट निकाला और मैंने देखा कि हर 5 सेकंड में जो मेरा के था ना, उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही थी। ठीक है, तो वहाँ से मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी इन 5-5 सेकंड के जो मेरा टाइम स्पैन था उसमें मेरी वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा? मुझे दूसरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। लाइक मैं क्या करूँगा? मैं अगली दफ़ा टाइम स्पान चेंज कर दूंगा। ठीक है, यानी मैं इस तरह चेंजिंग के जरिए अब नेक्स्ट टाइम ये रिएक्शन परफॉर्म करूँगा। अब हमारे पास ये मतलब ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा। हमारे पास जो दूसरा मेथड होता है वो है प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है उसका मैंने टाइम के साथ साथ जो मैं वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्टेन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्स जो मेरी टाइम के साथ आ रही है, मैंने वैल्यू ऑफ एक्स को रखा यहाँ पे, ठीक है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस, और वैल्यू ऑफ जो मेरी टाइम थी उसको मैंने रख दिया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे जैसे मेरा टाइम प्रोसीड करे वैसे वैसे एक्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इफ इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, जिस तरह यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो इट गिव्स द रिएक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्डर, तो यहाँ से मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होती तो मुझे दूसरे ऑर्डर्स के लिए रिएक्शन को करना पड़ेगा। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोबारा से वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके ये रिएक्शन को करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला मेथड जो होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए, वो होता है हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ मेथड में हमने क्या होता है कि हाफ लाइफ मेथड ये मेथड होता है जिसमें टाइम, हाफ लाइफ क्या होती है? सबसे पहले तो ये बात है, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, यानी कि वो वक्त, वो टाइम जो हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम हाफ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील कर दें, उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। यानी कि वो टाइम जिसमें हमारा जो अगर रिएक्टेंट है वो किस में अपने हाफ रिएक्टेंट्स में तब्दील, मेरा रिएक्टेंट था फॉर एग्जाम्पल इतना, और हाफ लाइफ के बाद मेरा वो रह जाएगा बिल्कुल हाफ। यानी कि अगर मेरे पास था 100% रिएक्टेंट तो वो हाफ लाइफ टाइम के बाद हाफ रह जाएगा। तो ये थी हमारी हाफ लाइफ। अब हमारे पास इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट हम करते हैं T1/2 से, यानी कि, और फिर हमारे पास आता है कि वी कैन फाइंड द हाफ लाइफ बाय जनरल फार्मूला। पास जनरल फार्मूला होता है हाफ लाइफ का, T हाफ इंटू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 - N, जहाँ जो हमारे पास N है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और जो A है वो क्या होता है? वो हमारे पास होती है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें एन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी ना। ठीक है, एन की वैल्यू जीरो होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगा, एन की वैल्यू जीरो होगी, तो हम यहाँ पे 1 - 0 कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। और अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एन की वैल्यू, यहाँ पे मुझे एन की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? 1। अब मैं यहाँ पे a की 1 - 1 हो जाएगा। फिर ये अगर मैं 1 डालता हूँ, 1 - 1 0, और a की पावर 0 हमारे पास आंसर क्या होता है? यानी हमारे पास जब भी की पावर 0 होती है तो हमारे पास आंसर ओवरऑल 1 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगी। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि मेरी जो हाफ लाइफ है ना, इसमें
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो मेरी हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कि वो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती मेरी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी तरह अगर मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे चलता हूँ तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में मैंने क्या किया, मैंने n की वैल्यू 2 पुट की, 1 - 2 आंसर आया -1, a की पावर -1, तो मुझे इसको +1 करने के लिए रेसिप्रोकल में चला गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हाफ लाइफ जो है हमारी हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। अब हमने किया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर में हमने यहाँ पे पुट किया -3, n की वैल्यू हमने क्या पुट की 3, तो t हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर -2 रह गया, यहाँ पे 1 में से 3 गए, तो -2 को मैंने किया तो 1/a2 हो गया, ठीक है। तो हमारी हाफ लाइफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगी ना, देखिए हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला गया, तो हमारे पास हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसके बाद ये है कि जो हाफ लाइफ है हम उसे ग्राफिकली भी मेजर कर सकते हैं, वी कैन डिटरमिन हाफ लाइफ ग्राफिकली। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कि हमने क्या करना है, ड्रॉ अ नॉर्मल एट टाइम टी एट अ हाफ कंसंट्रेशन ऑफ टी हाफ। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि फॉल कर रही है हमारे पास, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉल कर रही है। अब जब इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो है 0.5 मोलर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसे इसको मिलाया और यहाँ से मैंने इसको टाइम के साथ मिला दिया, तो मैं टाइम बता सकता हूँ कि कौन सा टाइम था जिसपे मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.5 रह गई थी। तो हम ग्राफिकली भी हाफ लाइफ को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर करने का तीसरा मेथड है वो है डिफरेंशियल मेथड। अब डिफरेंशियल मेथड में हमने क्या करना है, हम इसमें सबसे पहले जो कंसिडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन है जहाँ पे ए मोल्स ऑफ ए जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हमारे लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसके लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर ए। ये हमारे पास जो है जो हमारा ये वाला जो ए है ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। ये रेट इक्वेशन लिखना है, तो ये वाला जो ए है ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर हम जनरल इक्वेशन को देखते हैं तो जनरल इक्वेशन में हमारे पास जो एक्स है वो सी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जो ए है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे जनरली अगर लिखते हैं तो हम एक्स की जगह सी पुट करें और ए की जगह पे क्या पुट करें, सी, और ये वाला जो छोटा ए है इसकी जगह हम एन पुट करें, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम टेकिंग नेचुरल लॉग एल एन ऑन बोथ साइड, पहले हमारे पास कितना dx/dt ये बन गया dc/dt को मैंने x की वैल्यू c पुट कर दी, और जो हमारे पास k a की पावर a था ये मेरे पास बन गया k c की पावर n, क्योंकि ये भी हम जनरलाइज करें सारी इक्वेशन को। अब हमने जब दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया तो हमने यहाँ पे भी नेचुरल लॉग दे दिया ln dc/dt इज इक्वल टू ln k c की पावर n, ठीक है। मैंने बस दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। अब मैं नेचुरल लॉग को अप्लाई करूंगा अपने राइट साइड पे। जब मैंने इसको राइट साइड ऑफ इक्वेशन पे अप्लाई किया नेचुरल लॉग को, देखिए हमारे पास जो k और c की पावर n ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब मैं नेचुरल लॉग को इसके साथ अप्लाई करूंगा नेचुरल लॉग को इस पर, तो दरम्यान में प्लस आएगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है हम उसके ऊपर लॉग अप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें आपस में प्लस हो जाती हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ln k प्लस ln c की पावर n। तो हमारे पास जो पावर रूल के मुताबिक जो n है उसने पीछे आना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको इस वाली इक्वेशन को लिख के दिखाऊं तो ये मेरे पास बनेगा ln k प्लस ln c की पावर n, ठीक है। हमारे पास ये बन जाएगा क्योंकि मेरे पास k और c की पावर n आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ln k प्लस ln c की पावर n बन जाएगा। और इसके ऊपर हमें पावर वाला जो होता है कि जो मेरी पावर होती है वो हमेशा नेचुरल लॉग जब भी हम लॉग लेते हैं तो पावर हमेशा पीछे जाती होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास n ln c बन गया। अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। n ln c को पहले लिया तो ln k को मैं बाद में लिख देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे ये बन गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो आ गई है, लेकिन अब हमने आगे क्या करना है, आगे देखेंगे हमने क्या करना है, हमने ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ग्राफ में हमने क्या करना है कि हमने कंसंट्रेशन को अलोंग वाई एक्सिस रखना है, टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस रख देना है हमने, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या काम होगा कि टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम, नाउ वी ड्रॉ टेंजेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड मेक अ स्लोप। हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। जिस तरह मेरे पास ये जो कर्व आ रही है, एक टेंजेंट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। और वहां से मुझे हर टेंजेंट पे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगी, ठीक है। और दैट स्लोप गिव्स अस द रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम। और मुझे यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे जो मैंने टेंजेंट बनाया उससे मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। मैंने यहाँ पे जो टेंजेंट बनाया मुझे यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। मैंने यहाँ जो टेंजेंट बनाया होगा मुझे वहाँ से भी रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। लाइक मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे टेंजेंट बना रहा हूँ तो मेरा टेंजेंट यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और जो मेरा ये वाला जो टेंजेंट होगा वो मुझे इस जगह पे रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह मेरे पास डिफरेंट टाइम्स पे रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा।
तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कि आगे हमने इसके साथ क्या करना है। अब हमने वैल्यू ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा नेचुरल लॉग डी सी बाई डी टी को वर्सेज एल एन सी से, यानी कि हमने किस किस का करना है, नेचुरल लॉग डी सी ओवर डी टी जो हमारे पास ये था इसका हमने प्लॉट बनाना है एल एन सी के साथ। ठीक है, तो ये देखिए अब हमने क्या किया, हमने एल एन सी के साथ एल एन डी सी ओवर डी टी की वैल्यू का प्लॉट बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू आएगी हमने उसका क्या करना है, हमने उसका एंटी लॉग लेना है। हमने यहाँ पे देखा ना हमारे पास जब एल एन सी और एल एन डी सी ओवर डी टी का जब हमने बनाया तो हमारे पास ये वो बन गई स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इस स्ट्रेट लाइन की जो हमने स्लोप ली है उस स्लोप का अगर मैं एंटी लॉग लूँगा तो मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास क्या कहते हैं उसको, डिफरेंशियल मेथड का हमारे पास जनरल मेथड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास अगर है रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ना उसके लिए हमारे पास जो रेट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, के इज इक्वल टू एक्स बाई टी। टी को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, के टी इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, है ना। अब अगर मैं एक्स को मतलब ये हमने थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज किया है, एक्स इज इक्वल टू के टी था ना तो मैंने क्या कर दिया, एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, अब जो x है वो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के मुताबिक देखूं तो मेरा x है वो y है, जो kt है वो mx है और जो जीरो है वो c है। ठीक है, ये मैं स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन के साथ मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये मेरी जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है जो मैंने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है। ठीक है, अब मैंने इस वाली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो मैंने कहा y जो है मेरा x के बराबर आ रहा है, mx जो kt के बराबर आ रहा है, c जो है मेरा जीरो के बराबर आ रहा है। तो x इज टेकन ऑन y एक्सिस, t ऑन द x एक्सिस, k रिप्रेजेंट्स द स्लोप। हमने क्या किया, हमने x को ले लिया y एक्सिस पे, जो हमारे पास t था उसको हमने ले लिया x एक्सिस पे। ठीक है, और हमारे पास जो k था, वैल्यू ऑफ k जो थी वो हमारे पास स्लोप जो था, स्लोप की वैल्यू हमें मिल गई। यानी जो हमने स्लोप यहाँ पे लेंगे उस स्लोप से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, k यानी कि रेट ऑफ कांस्टेंट की। अच्छा, तो आगे जो है वो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो रेट इक्वेशन होती है वो होती है वन बाई टी एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स। तो हमारे पास जो टी है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के टी इज इक्वल टू एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स। अब जब हम इसके ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, एल एन ए डिवाइड में हमारे पास माइनस होता है तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब ये माइनस एल एन ए माइनस एक्स जो है ये इधर चला जाएगा इज इक्वल टू के, और जो के टी है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, जो के टी है यहाँ पे पॉजिटिव का तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव के टी, और माइनस एल एन ए माइनस एक्स यहाँ पे नेगेटिव का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का एल एन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो जब के टी इधर आके माइनस हुआ तो यहाँ पे एल एन ए भी था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस के टी प्लस एल एन ए, और ये जो है ये इधर आ गया तो एल एन ए माइनस एक्स हो गया। जब मैं इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर अप्लाई करूंगा तो ये मेरा वाई है, ये मेरा एम एक्स है और ये मेरा सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट में किसका करूंगा कि मैं टाइम को रखता हूँ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एल एन ए माइनस एक्स को रखता हूँ अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ठीक है, जब मैंने इसको अलॉन्ग द वाई एक्सिस रख दिया तो हमारे पास ये देखें ना, हमारा जो वाई है वो एल एन ए माइनस एक्स है तो मैंने वाई के अलॉन्ग एल एन ए माइनस एक्स रख दिया है। ठीक है, और टाइम को मैंने रख दिया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब इसका ग्राफ बनाया तो मेरा स्लोप होगा वो मेरे पास के की वैल्यू देगा और माइनस के हमारे पास स्लोप है। ये स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन, गो फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी अगर हमें इस जगह पे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होती तो हम इसके ऊपर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास आता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो रेट इक्वेशन है वो है के इज इक्वल टू वन बाई टी एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, अब जो टी है मेरा इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसको अगर मैं ब्रेकअप करता हूँ तो वो बनता है वन ओवर ए माइनस एक्स माइनस वन ओवर ए। ये कैसे बनता है, मतलब ये वाली जो रिमेनिंग इक्वेशन है ये इसमें कैसे तब्दील होती है, तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं ए माइनस एक्स और माइनस वन ओवर ए इस चीज़ का एलसीएम लेता हूँ तो मेरा एलसीएम क्या बनेगा, ए माइनस एक्स इंटू ए, मतलब ए इंटू ए माइनस एक्स मेरा एलसीएम बनेगा ना। इसका तो मैंने लिख दिया, मैंने ए इंटू ए माइनस एक्स मैंने एलसीएम लिख दिया। ठीक है, अब जो मेरा एलसीएम होता है वो क्या होता है, इससे डिवाइड होता है और जो आंसर है तो पहले से मल्टीप्लाई होता है। यानी ए माइनस एक्स से कट गया, ऊपर मेरा आ गया ए। इन सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन को एलसीएम ले रहा हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन सॉल्व आउट की है वो मैंने इसकी सॉल्व आउट की है, वन ओवर ए माइनस एक्स माइनस वन ओवर ए। यानी कि यही वाली जो इक्वेशन है अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये सॉल्व आउट कैसे होती है, वन ओवर ए माइनस एक्स माइनस वन ओवर ए है ना, मैं इसका एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा, ए इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, अब ए माइनस अब जो मेरे पास आंसर है इसको नीचे से डिवाइड करते ऊपर से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो ये मेरे पास जो ए माइनस एक्स से कट गया, ऊपर ए था, ए मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, ए से कट गया, ए माइनस एक्स बचा, ए माइनस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ए माइनस एक्स। अब ए माइनस ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ए से कट गया, पीछे बचा एक्स। ठीक है, तो ये एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स है मेरी ये वाली इक्वेशन। तो मैं इसको अगर ब्रेक करना है तो मैं इसको ब्रेक करूँगा तो मेरे पास वापस ये बन जाएगा, है ना। यानी जो मेरे पास ये था इसको मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने के वो जो था हमारा वन ओवर ए माइनस एक्स
ठीक है, इसको मैं यहीं पर रखता हूँ, मैं -1/a को इस तरफ ले जाता हूँ, मेरा क्या होगा 1/a-x इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a हो जाएगा ना, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे 1/a-x इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a। ठीक है, तो ये मेरी होगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गई। ठीक है, y पे मैंने क्या पुट करना है 1/a-x, y के लॉन्ग मैंने क्या पुट किया 1/a-x, और मेरा x के लॉन्ग क्या है t है, तो मैंने x के लॉन्ग t पुट किया, तो मेरे पास ये यहाँ पे आ गई स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप जो है वो k के बराबर है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो k को कांस्टेंट देता है अगर, तो हमारे पास रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होगा। अगर k कांस्टेंट नहीं आता हमारे पास, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, फिर हम थर्ड ऑर्डर के लिहाज से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। फिर हमारे पास अगला मेथड जो आता है रेट डिटर्मिनेशन का, वो है आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन मेथड में हमने क्या करना होता है, आइसोलेशन मेथड जो होता है इसमें हमने क्या करना है, कंसीडर हमारे पास एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, जनरल रिएक्शन है a+b जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इन दिस मेथड वी वेरी द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट एंड कीप द कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ए की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, बी को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, अगर हम बी को चेंज करें तो हम ए को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि वेरी कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी करना है और दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट रखना है। एग्जांपल a+b कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, कीप कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट। ए को हमने कांस्टेंट रखा तो हमने किसको चेंज करना है, बी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ए को कांस्टेंट रखना है तो हम बी को चेंज करेंगे, वेरी द कंसंट्रेशन ऑफ बी। इन दिस वे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अगर हम बी की कंसंट्रेशन वेरी करें तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमिन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी। लेट्स सपोज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 विद रिस्पेक्ट टू बी। हमने क्या सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी के लिहाज से 1 आ जाता है। हम क्या करेंगे, नाउ कीप बी कांस्टेंट। पहले लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ए को कांस्टेंट रखा था और वेरी किसको किया था, बी को। ए को कांस्टेंट रखते हुए बी को वेरी किया था लास्ट टाइम। अब हम बी को कांस्टेंट रख के ए को चेंज करेंगे, ए को वेरी करेंगे, कीप बी कांस्टेंट वेरी ए। ठीक है, फिर हम कहेंगे हम ए के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, हम इधर भी सपोज कर लेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे भी हमारा क्या आता है 1। तो उसके बाद हमारे पास जो ओवरऑल ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा मेरे पास, ओवरऑल ऑर्डर जो है मेरा एज़ कम्पेयर टू, मतलब ओवरऑल ऑर्डर मेरा ए और बी का प्लस करके बनेगा ना, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। सो ओवरऑल इट इज़ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास एक और तरीका भी होता है, अनदर वे इज़ टू वी वेरी द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। हम क्या करते हैं कि हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं और फिर हम उससे के की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे पास आती है के ऑब्जर्व। के क्या था हमारा, रेट कांस्टेंट। हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को वेरी करके हम के की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एस्टर प्लस OH नेगेटिव प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। इफ वी कीप द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर कांस्टेंट, अब इसमें हमने क्या किया, हमने एस्टर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा। अभी हम ओवरऑल जो है ना आइसोलेशन मेथड, इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, यानी कि हमने आइसोलेशन मेथड में, पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि हमने आइसोलेशन मेथड में दो तरह से पढ़ लिया कि एक तो हमने क्या करना है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखनी है, दूसरे की चेंज करनी है और उसके जरिए हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देना है। और दूसरा मेथड हमारे पास ये था कि हम एक एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं और उस वहाँ से हम की ऑब्जर्व फाइंड कर लेते हैं, यानी रेट कांस्टेंट फाइंड करते हैं वहाँ से। ठीक है, ये हो गए हमारे दो वेज। अब ओवरऑल आइसोलेशन मेथड के एग्जांपल में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो एस्टर है वो OH के साथ मिलता है तो हमें प्रोडक्ट बनता है। हम क्या करते हैं, हम एस्टर की जो वैल्यू है, जो एस्टर की कंसंट्रेशन है, उसको रखते हैं कांस्टेंट, अबाउट 1 × 10⁻⁴ रख लेते हैं। ठीक है, और हम वेरी फिर किसको करते हैं, हम वेरी करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ OH की कंसंट्रेशन को हम वेरी कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास OH की कंसंट्रेशन जो है वो हमने 0.1, 0.2, 0.3 की, और जो के ऑब्जर्व है हमने देखा कि हमारे पास एक दफ़ा जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू x आई, एक दफ़ा रेट कांस्टेंट की वैल्यू y आई, एक दफ़ा हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू जी आई। मतलब जो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास के ऑब्जर्व आई उनको हमने मेजर कर लिया, फिर हमने उनका ग्राफ श्राफ बना लिया। ठीक है, प्लॉट के ऑब्जर्व वर्सेस OH नेगेटिव, यानी के ऑब्जर्व को हमने OH नेगेटिव के साथ प्लॉट बना लिया। ठीक है, अगर हमें स्ट्रेट लाइन आती है तो हम बता देंगे ये हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये थी हमारी मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेक्निक्स, यानी कि हम ऑर्डर टेक्निक्स, यानी कि हमारे पास हम किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारे थे उनके मेथड। तो आज की वीडियो में हमारे पास सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।